नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, इससे पहले हमने पढ़ा था संघ एवं राज्य क्षेत्र नागरिकता और जो हम सविस्तार अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसके बाद पूरा जो अनुच्छेद होने के बाद में एक प्रश्न बैंक के माध्यम से पूरा संपूर्ण विवरण करेंगे। अब बात करते हैं मूल अधिकार भाग 14 के बारे में। ठीक है दोस्तों, भाग 14 के अंदर सबसे पहले है मूल अधिकार शब्द का अर्थ। मूल अधिकार शब्द है, इनका इंग्लिश वर्ड बोलते हैं इनको फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल अधिकार का शाब्दिक अर्थ है यानी आदर्शों की उन्नति करना। किसी व्यक्ति, देश, राष्ट्र, व्यक्ति, देश या राष्ट्र के आदर्शों की उन्नति करना क्या कहलाता है? मूल अधिकार कहलाता है। अब फिर बात आती है भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग है, उसमें भाग 3 के बारे में मूल अधिकार के बारे में जिक्र किया गया। भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग थे, टोटल भाग 22 है। उसमें भाग 3 के बारे में, भाग 3 है वो है मूल अधिकार से संबंधित। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार से संबंधित है। अब मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। भाग 3 के अंदर मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के अंदर इनका विवेचन मिलता है, मूल अधिकार का विवेचन संविधान के अंदर अनुच्छेद, जो मूल अधिकारों का अनुच्छेद है 12 से अनुच्छेद 35, 12 से लगाकर 35 के बीच में मूल अधिकारों के बारे में बताए गए हैं, जिक्र किया गया है। फिर बात आती है मूल अधिकार शब्द। भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार शब्द कौन से देश के संविधान से लिए गए, यह भी प्रश्न पूछा गया है। ये जो प्रश्न पूछने के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उन्हीं के माध्यम से। फिर मूल अधिकार शब्द है भारतीय संविधान के अंदर, मूल अधिकार शब्द कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार शब्द जो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में। मूल अधिकार को भारतीय संविधान के अंदर मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मूल अधिकार को भारतीय संविधान के अंदर में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं आगे। मूल अधिकार, जो भारतीय संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे, जो अभी वर्तमान समय की बात करते हैं तो मूल अधिकार है 6। कितने हैं? 6। भारतीय संविधान के अंदर बात करते हैं, भारतीय संविधान के में मूल अधिकार 7 है। अभी जो वर्तमान में मूल अधिकार, अभी वर्तमान समय में मूल अधिकार, वर्तमान समय की बात करते हैं मूल अधिकारों की, तो वो है 6। जो 7वां जो मूल अधिकार हटाया गया था, यानी 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन
44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। वो संविधान के अनुच्छेद 31 क से हटाकर अब अभी जो वर्तमान समय के अंदर है अनुच्छेद 300 क के अंदर, अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। अगर मूल कर्तव्य की बात करेंगे, उसके अंदर 44वें जगह 42वें संविधान संशोधन के तहत एक शिक्षा का जो अधिकार है उसको जोड़ा गया था संविधान, जो मूल कर्तव्य के बारे में। तो 11 मूल कर्तव्य हैं, उसके अंदर क्या होता है, बढ़ता है, और 1978 के अंदर क्या होता है, घटता है। यानी कहने का अर्थ है 44वें के अंदर क्या होता है, घटता है। अब रही बात है आगे, अगला जो पॉइंट्स हमारा होगा, मूल अधिकार है हमारे कितने टोटल, अभी वर्तमान समय के अंदर है मूल अधिकार 6। कितने हैं, 6, जिसका हम सविस्तार वर्णन करेंगे एक एक अनुच्छेद के माध्यम से। जो इंपॉर्टेंट होगा उसके अंदर हम बताएंगे आपको। अब रही बात है जो मूल अधिकारों शब्द का जो विवेचन बताते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, कैबिनेट मिशन की एक बैठक होती है। वो कैबिनेट मिशन की बैठक कब होती है, कैबिनेट मिशन की बैठक होती है, बैठक होती है कब, 1946 के अंदर। ठीक है, अब शॉर्ट्स भी समझ लेना आप। 1946 के अंदर बैठक होती है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। उपाध्यक्ष की बात करते थे, जे बी कृपलानी साहब को बनाते हैं उपाध्यक्ष के रूप में। फिर क्या होता है, 1946 के जो मिशन, कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार को शामिल किया जाता है। तो कैबिनेट मिशन में अल्पसंख्यकों के वर्गों के लिए समिति के जो अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष के रूप में है कृपलानी साहब, जे बी कृपलानी, और इनके माध्यम से फिर क्या होता है, मूल अधिकार को भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के 6 मूल अधिकार हैं। उस 6 मूल अधिकार को हम क्या करेंगे, सविस्तार वर्णन करते हैं। अगला हमारा पॉइंट्स होगा मूल अधिकार। इस प्रकार आगे हम बात करते हैं। तो इसके अंदर जैसे मान लो, इसमें ज़्यादातर पूछने लायक ये है कि भारतीय जो संविधान के अंदर मूल अधिकार है, 6 अधिकार है, उसके बारे में हम जिक्र पढ़ेंगे, जैसे अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में। तो हम एक छोटी सी और जानकारी ऐड करना चाहते हैं कि मूल अधिकार के अंदर क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जिक्र है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लें। अनुच्छेद 12 क्या होता है, अनुच्छेद 12 के अंदर है राज्य की परिभाषा, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 12 के अंदर है राज्य की परिभाषा, ठीक है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 13 में आता है मूल अधिकार के अल्पीकरण व असंगतिकरण के बारे में, यानी मूल अधिकार का जो अल्पीकरण है, जो उनका हनन होता है, उस समय क्या है, न्यायालय के अंदर शरण ली जाती है। तो मूल अधिकारों का अल्पीकरण और असंगति के बारे में। और फिर बात आती है अनुच्छेद 14 के बारे में।
भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार हैं, भारतीय संविधान के 6 मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। अब उसके अंदर है सबसे पहले समानता का अधिकार। क्या होता है? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 14 से 18। समानता के बारे में अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में बताए गए। फिर आता है समानता के बाद में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 25 तक। ऐसे क्या हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अब फिर बात करते हैं सबसे पहले हम समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अधिकार। समानता का जो अधिकार है हमारा अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 के बारे में करेंगे, अलग अलग पूरे अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार से तात्पर्य विधिक की समझ सब व्यक्ति क्या है, समान रूप से जाने जाते हैं। अब रही बात है आगे अनुच्छेद 15 के माध्यम से। अनुच्छेद 15 के अंदर ये जिक्र किया गया, यानी अनुच्छेद 15 के अंदर है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव पर निषेध। यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, यानी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ में भेदभाव पर निषेध किया गया। अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग आदि पर भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध। ठीक है दोस्तों। अब रही बात आगे अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 के अंदर क्या है? लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन के अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरियों के अंदर लोक नियोजन यानी सबको क्या है, समान अवसर है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे विकलांग हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, या SC ST OBC कोई भी वर्ग का हो, उसके लिए क्या है, लोक नियोजन के अवसर समान हो। अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 का अर्थ है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत है यानी भेदभाव नहीं करना। अस्पृश्यता का अंत भी कह सकते हैं, कई बार ये भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं। अस्पृश्यता का अंत या भेदभाव का अंत या भेदभाव का निषेध करना। भेदभाव का अंत भी बोल सकते हैं और निषेध भी बोल सकते हैं, यानी दोनों चीज़ सही है, ऐसी कन्फ्यूज वाली कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, भेदभाव का अंत, ये किसके अंदर है? अनुच्छेद 17 के अंदर। तो इसके माध्यम से जैसे 1 अप्रैल 2016 की एक घटना है जिसमें शनि भगवान का मंदिर है शनगासुर, उसके अंदर क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव के खिलाफ फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ही मंदिर के अंदर अगर पुरुष जा सकता है तो महिला क्यों नहीं। ये मंदिर था 1 अप्रैल अगर 2016 की बात है, शनि भगवान का मंदिर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनका शनि भगवान शनि शनगासुर मंदिर में स्त्री पुरुष स्त्रियों को दर्शन के लिए रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्याय प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के माध्यम से भेदभाव को दूर किया।
इसके बाद में जैसे मान लो एक जैसे विकलांग वर्ग है, कोई व्यक्ति विकलांग है, उनके खिलाफ अभियान। ये विकलांग 2016 की बात है। सन 2016 के अंदर भारत सरकार ने विकलांग लोगों के प्रति छुआछूत यानी भेदभाव करने पर कानून के तहत क्या है कार्रवाई की मांग की। तो इसमें 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया था। ऐसे तारीख थोड़ी सी कंफ्यूज है, तो 2016 की बात है। 2016 के अंदर निःशक्त जन या विकलांग जन भी कह सकते हैं, हमारे जो भाई बहन विकलांग जन है, विकलांग व्यक्तियों के प्रति भेदभाव पर निषेध यानी रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने या भारत सरकार भी बोल सकते हैं, भारत सरकार ने संयुक्त रूप से जो 21 श्रेणी के अंदर हमारे विकलांग भाई बहन आते हैं, 21 श्रेणी में विकलांग को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, शामिल किया गया है। उसके अंदर क्या है बात कि अगर कोई विकलांग जो स्त्री पुरुष महिला कोई भी हो उसके खिलाफ अगर भेदभाव करता है तो उसको 2 वर्ष की कारावास और 5 लाख जुर्माना। तो इसमें सज़ा बताई है 2 साल की और 5 साल और 5 लाख रुपये आर्थिक दंड। अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ भेदभाव करता है, आर्थिक दंड। ठीक है, ये एक निजता का हनन है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, भारत की 2 नदियां हैं गंगा और यमुना, जिसे निजता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अगर गंगा और यमुना जो पवित्र नदियों को अगर कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा उनके साथ, यानी गंगा और जो यमुना नदी है उनको दूषित करेगा या उसको गंगा और नदी दूषित करवाने में या उनको औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर औद्योगिक जो अपशिष्ट कचरा है उसके अंदर डालेगा तो उसको मानव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये सबसे पहले हिंदुस्तान का नदी पर ऊपर किया गया निजता का अधिकार एक कानून लागू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस जो नदियों का नाम है 2 है, गंगा और यमुना। हम अगला पॉइंट में इसमें जिक्र करेंगे इनके बारे में। फिर बात रही आगे, अगला हमारा पॉइंट अनुच्छेद 17 के बाद अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के बारे में कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। यानी एक तो सबसे पहले निजता का अधिकार, निजता का अधिकार में भारत की 2 नदियां हैं, भारत की 2 नदियां हैं, वो है गंगा और यमुना, गंगा यमुना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने और ये क्या कहा था कि इस जो गंगा और यमुना के जो नदियां हैं हमारी पवित्र नदियां, उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति अगर उनका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको क्या है, उनको भी क्या होगी, मानव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यानी जो मानव पर ऊपर क्या एक्ट लगता है उसी प्रकार वहाँ पर एक्ट लगेगा। फिर अनुच्छेद आता है 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत के बारे में बताए गए हैं। उपाधियों का अंत यानी राज्य कोई भी विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकता है, यानी कोई उपाधि नहीं दे सकता राज्य सरकार के बारे में। वो सेना और विद्या से संबंधित उपाधि ग्रहण कर सकता है, अन्य उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। यानी सेना और विद्या यानी शिक्षा बता सकते हैं, शिक्षा से संबंधित उपाधि ग्रहण कर सकता है। फिर अनुच्छेद 19 के बारे में आता है। अनुच्छेद 19 के अंदर स्वतंत्रता की बात की गई। अनुच्छेद 19 के अंदर क्या बताया गया, स्वतंत्रता के बारे में बताए गए हैं। अनुच्छेद 19 के अंदर 6 स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 6 स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है, जिक्र किया गया है। अब जैसे मान लो 6 स्वतंत्रता के अंदर सबसे पहले क्या है, कोई व्यक्ति वाक यानी बोल सकता है। सबसे पहले क्या कर सकता है, वाक यानी भाषण दे सकता है, भाषण दे
सकता है, सबसे पहली बात। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या होता है, भाषण दे सकता है और बिना शस्त्र निशस्त्र क्या कर सकता है, वो निशस्त्र सम्मेलन कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। सम्मेलन के बाद में क्या होता है भाई, सम्मेलन करने के बाद अबाध रूप से विचरण कर सकता है, अबाध रूप से विचरण, यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आराम से घूम सकता है वो। अबाध रूप से विचरण के बाद में अपना संघ बना सकता है, संगम या संघ, इसके बाद में बता सकते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, भारत के अंदर कहीं पर भी निवास कर सकता है, निवास कर सकता है। निवास के बाद में क्या होता है, वर्ती व व्यवसाय कर सकता है, वर्ती आजीविका के लिए वर्ती या व्यवसाय कर सकता है। यह है मेन पॉइंट्स। एंड इसी प्रकार 6 स्वतंत्रता के बारे में बताए गए, वो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार जो नियम है। फिर बात आती है आगे अनुच्छेद 20 के बारे में, अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण के बारे में। अगर कोई व्यक्ति विधि के प्रति जो अपराध करेगा, विधि के उल्लंघन करेगा, तब क्या होगा, वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। अनुच्छेद 20 के बारे में, अनुच्छेद 20 अपराध के संरक्षण में दोष सिद्धि, जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति विधि यानी कानून के प्रति, कानून के अगर क्या करेगा, नुकसान करेगा, कानून के खिलाफ कार्य करेगा, तो उसके प्रति क्या होगा, दोष सिद्धि, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कानून के प्रति अपराध, यानी कानून का जो विधि का उल्लंघन कह सकते हैं, उल्लंघन। ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 के अंदर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह बताया गया है अनुच्छेद 21 के अंदर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी उसको जीवित रहने का अधिकार है, प्राण शुद्ध वायु प्राप्त कर सकता है, भारत के कहीं पर भी कोने में संगम, संघ, ये जो पूर्ण जो स्वतंत्रता बताई थी 6, इससे पहले अनुच्छेद 20 के अंदर हमने 6 स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था। स्वतंत्रता 1 के अंदर हमने पढ़ा था, जैसे वाक जो सार्वजनिक भाषण दे सकता है, वो निरायुध सम्मेलन कर सकता है। यानी सम्मेलन का अर्थ होता है कि भाई निरायुध यानी उसके पास अस्त्र शस्त्र के बिना क्या कर सकता है, वो सम्मेलन कर सकता है। और उसके बारे में हमने आगे बढ़ जाता है, संगम संघ बना सकता है, इकट्ठे हो सकते हैं, अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, हड़ताल कर सकता है कोई व्यक्ति, सबको मूल अधिकार है। ठीक है, तो कहने करते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसी के माध्यम से पूरा जो विवरण बताते हैं हम अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित जो भी नियम जो करंट अफेयर्स से संबंधित है, वो एक हम अलग कंटेंट के माध्यम से करेंगे। आगे बात आती है 22 नंबर, अपराध के संरक्षण में दोष सिद्धि। अपराध के संरक्षण में दोष सिद्धि या गिरफ्तारी का संरक्षण या निषेध भी बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ सकते हैं, या निषेध के बारे में। ठीक है, ये दोष सिद्धि। अब इसके अंदर 5 जो रिटे के बारे में, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी सशरीर प्रस्तुत करना। अगर कोई व्यक्ति को मान लो पकड़ लिया, ठीक है, पुलिस की कस्टडी के माध्यम, उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय समक्ष, जो पास में न्यायालय है उसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना क्या होता है, जरूरी होता है। यानी इसके अंदर 5 जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण यानी सशरीर प्रस्तुत करना। अगर दूसरे नंबर की बात करते थे, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, अगर अधिकार परीक्षा, ठीक है। अब उस प्रकार अगला है
अधिकार पर्चा के बारे में कई बार पूछते हैं, और ज़्यादातर यही पूछते हैं अपराध जो दोष संबंध के अंदर संरक्षण के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और इसके बाद में जैसे मान लो परमादेश, आदेश देना और उत्प्रेषण, उसके बाद में आ जाएगा और परमादेश, बंदी प्रतिष्ठा, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा और परमादेश और नियम के अनुसार कार्रवाई विधि के समान। ऐसे मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आगे बढ़ेंगे हम आते रहेंगे। अनुच्छेद 23 के बारे में पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 और 24 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अब बात आती है आगे, अगला हमारा पॉइंट है अनुच्छेद 23 के बारे में। अनुच्छेद 23 है जो बालाश्रम निषेध के बारे में। बालाश्रम यानी किसी भी व्यक्ति को क्या है, उनको बंदी बनाकर कार्य नहीं करवा सकते, यानी मानव व्यापार नहीं कर सकते, बालाश्रम है। और उनको क्या कर सकते हैं, अब अनुच्छेद 23 के अनुसार बालाश्रम, बेगारी, मानव व्यापार पर निषेध। अब रही बात है अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 के अंदर है बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध। अब रही बात है बालाश्रम, बेगारी, मानव व्यापार पर निषेध। बेगारी करते हैं किसी व्यक्ति को पैसा देकर उसको बंदी बनाना, फिर क्या है उनकी पारिश्रमिक मजदूरी से कम मजदूरी देकर कार्य करवाना। और उसके बाद मानव व्यापार, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष बच्चा हो, उनको क्या करना, व्यापार करना सरकार के द्वारा निषेध, ये एक्ट कानून बनाया गया। उसके बाद आता है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम के अंदर कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी होटल है, रेस्तरां है, उसके अंदर क्या नहीं कर सकते, यानी किसी गैर गतिविधि के अंदर कार्य नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 1948 का जो एक्ट था, औद्योगिक जो एक्ट के रूप में, जो औद्योगिक संरक्षण अधिनियम 1948 के अनुसार, 1948 के अंदर एक औद्योगिक अधिनियम हुआ था। 1948 के अनुसार इनके खिलाफ एक्ट कार्रवाई होगी, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र का जो मालिक है उनके खिलाफ एक्ट कार्रवाई होगी और औद्योगिक लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। अनुच्छेद 25 के अंदर क्या है, स्वतंत्रता के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, धार्मिक प्रबंधन और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में, प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में। अनुच्छेद 25 के अंदर क्या है, किसी भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं, वो बाध्य नहीं कर सकते वे। फिर अनुच्छेद 16 के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 26 के बारे में, 26 के बारे में प्रचार के बाद में प्रबंधन करने की क्षमता, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। उसके बाद में कई बार ये भी पूछा जाता है। अब रही बात आगे अनुच्छेद 27 के बारे में। अनुच्छेद 27 के अंदर है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रचार की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता और धार्मिक कर संदाई की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंदर क्या होता है, धार्मिक प्रबंधन व प्रचार की जो पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में, यानी संपूर्ण जो स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में, पूर्ण स्वतंत्रता। अनुच्छेद 31 के बारे में, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर क्या बताया गया है, अनुच्छेद 29 और 30 धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
ये बताए गए हैं आपका अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 के बारे में बात करते हैं। धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का अधिकार, धार्मिक शिक्षण संस्थान के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 31 के बारे में, जिनको हमने बता दिया। अनुच्छेद 31 के अंदर क्या होता है, ये बताया था आपको। अनुच्छेद 31 के अंदर संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 31 की सूची के अंदर शामिल किया गया। उसके साथ साथ अनुच्छेद क के अंदर इनको कानूनी अधिकार बनाया गया। उसके अंदर है संपत्ति का अधिकार के बारे में, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के अंदर बताया गया है सैन्य एवं सैन्य कार्रवाई के अधिकार, मूल अधिकार के बारे में प्रतिषेध है, यानी सेना कहीं पर भी कोई राज्य है उसके अंदर सेना का जो मूल अधिकार के बारे में बताया गया। और ये कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, सैन्य बल एवं अर्धसैनिक बलों की जो कार्यरत लोग हैं उनके मूल अधिकार प्रतिबंध किया गया, यानी सैन्य व अर्ध बलों के सैनिकों को राज्य के मूल अधिकार प्रतिबंध या निषेध, प्रतिबंध एवं निषेध के बारे एवं निषेध। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लो अनुच्छेद 33 के बारे में कई बार पूछते हैं। मूल अधिकारों को प्रतिबंध करने के लिए संसद क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 35 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 33 के बारे में, यानी संसद मूल अधिकार के बारे में विचार विमर्श भी कर सकती है, विचार विमर्श भी कर सकती है। यह भी पूछा गया है। सॉरी, अनुच्छेद 32 के अंदर थोड़ा सा और करेंगे जिक्र। ये सैन्य बलों का अनुच्छेद 33 है, और अनुच्छेद 32 जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट रोल है अनुच्छेद 32 है, उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, यानी संविधान की आत्मा कहा है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर लगभग। अगर अनुच्छेद 34 के बारे में बात करते हैं, यानी किसी राज्य में सैन्य अधिनियम लागू हो तो वहाँ मूल अधिकार को निषेध किया जाता है, मूल अधिकार को निषेध किया जाता है। अनुच्छेद 35 के अंदर कई बार पूछते हैं, केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति
प्रदान की गई है। इस प्रकार क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट भाग हमारा होगा 16वें भाग के अंदर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।